हाँ जी। नमस्कार भाई सभी लोगों को, कैसे हैं आप सभी लोग? आइए जल्दी से कमेंट में। क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है और मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आदित्य का कमेंट आ रहा है कि सर सिलेबस जल्दी फिनिश करा दीजिए। ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करा दूँ, 5 से 6 क्लास में खत्म करा दूँ? क्योंकि उसके लिए फिर मुझे स्लाइड का यूज करना पड़ेगा। जिस पैटर्न पर मैं पढ़ाता आ रहा हूँ आपको, उस पैटर्न पे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, पॉसिबल है। क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि बोर्ड पर लिख कर समझाना और स्लाइड से अंडरलाइन करना दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो एकदम गलत तरीका है, बट अपना अपना सबका मेथड होता है और मैं उस मेथड को फॉलो नहीं करता हूँ। उसमें अंडरलाइन करते जाओ। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं तो संस्कृत भी पढ़ा दूंगा, करना क्या उसमें खड़े होके, बस उसको एक्सप्लेन करके बस यूं ही तो करना है। हो गया जी। लो, चैप्टर फिनिश। अगला चैप्टर। मैं उस तरीके को फॉलो नहीं करता हूँ, हो सकता है। मैं दरअसल बताऊं क्या, स्लाइड लगाने के बाद मैं उस चीज को पकड़ नहीं पाया कि एक्सप्लेन कैसे करना है। क्योंकि अपने 6-7 साल वही पैटर्न रहा है। और हो सकता है कोई टीचर ऐसे भी हो जो स्लाइड को बहुत बेटर फील करते हो, या वो उस चीज को पकड़ पा रहे हो, एक्सप्लेन कर पा रहे हो। मेरे खुद के अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा स्लाइड को लेके, है ना। और आप समझदार हो, जब मैं खुद ही कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूं तो मैं आपको कैसे कंफर्ट फील करा दूंगा? तो मुझसे नहीं हो पाया वो। एनीवे, चलिए। अब आप लोग हेडिंग डालोगे जल्दी से, प्लेनेट यानी कि ग्रह। अगर मैं प्लेनेट की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, प्लेनेट आप कहोगे किसे? क्या ये नेचुरल होते हैं? आपका आंसर होगा बिल्कुल। नेचुरल सेलेस्टियल बॉडीज। रिवॉल्विंग अराउंड सन। राइट। ये होते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? ग्रह कहा जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इसी में अलग पॉइंट, अगला पॉइंट होगा कि क्या इनके पास अपना खुद का एनर्जी टेम्परेचर होता है? आंसर होगा नहीं होता। सूर्य से प्राप्त करते हैं। राइट। मैं लिख देता हूं। डोंट हैव इट्स ओन टेम्परेचर, ब्राइटनेस। राइट। यानी कि स्वयं की ऊर्जा और चमक नहीं होती है ना। इनके पास स्वयं की ऊर्जा और चमक होती है? आपका आंसर होगा नहीं होती है।
हाँ जी, स्वयं की ऊर्जा और चमक इसमें नहीं होती है। अब ध्यान से सुनना, बात यह आई निकल करके कि ग्रहों से संबंधित अगर आपको कोई निर्णय लेना है, भाई हर देश के पास अपने अपने साइंटिस्ट हैं, और हर देश को यह लगेगा कि हमारा वाला तो सबसे अच्छा है, जैसा एज यूजुअल होता है। तो बात यह आई कि किसके कहने पर ग्रहों को शामिल किया जाएगा, किसके कहने पर हटाया जाएगा, मतलब फाइनल कंक्लूजन देगा कौन। ऐसे तो सारे सारे देश अपने अपने कंक्लूजन देना शुरू कर देंगे। तो ये सोचा गया कि क्यों ना एक काम किया जाए, एक प्रॉपर यूनियन बनाया जाए, जिस यूनियन का नाम रखा गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, शॉर्ट में इसको कहा जाता है आईएयू, और हिंदी में कहा जाता है इसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहा जाता है इसी को। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का टारगेट रखा गया कि 5 साल में एक बैठक होगी। 2006 में प्राग नामक स्थान पर समिट हुआ। प्राग सम्मेलन हुआ। कब हुआ ये? 2006 में। जो प्राग सम्मेलन हुआ, इसमें न्यू पॉइंट्स ऐड किए गए। उनमें क्या क्या था? पहला पॉइंट था डू नॉट ओवरलैप ऑर्बिट ऑफ नेबरर प्लेनेट, है ना, यानी कि पड़ोसी ग्रह की कक्षा को न काटता, अपने पड़ोसी ग्रह की कक्षा को न काटता हूं। इसके बाद था ग्रेविटेशन कैसा होना चाहिए? ग्रेविटेशन हाई हो, मतलब ऊपर 2 पॉइंट हो गए, दो और जोड़ दिए गए। इस बेस पर क्या किया गया, ध्यान से सुनना, इस बेस पर ग्रहों को रिवाइज किया गया, और इसी के आधार पर प्लूटो को नेग्लेक्ट कर दिया गया। फ्रॉम सीरीज ऑफ प्लेनेट, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ओके, नोट करो जल्दी से। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि इन दोनों पॉइंट को प्लूटो फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर एक एक करके इन प्लेनेट को कंप्लीट करते हैं। हटा दो इसे, चलिए। अब कंडीशन क्या है यहां पे देखो ध्यान से। अगर मान लिया कि ये हमारा सन है, तो इसके सबसे नजदीक जो प्लेनेट है उसका नाम है मरकरी। मरकरी के बाद में फिर आता है वीनस, शुक्र। इसके बाद में फिर आता है मार्स, सॉरी, अर्थ। जुपिटर या बृहस्पति।
शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर के जो प्लेनेट हैं इनको कहा जाता है इनर प्लेनेट, आंतरिक ग्रह। इधर वाले जो हैं इनको कहा जाता है आउटर प्लेनेट या बाह्य ग्रह। जो इनर प्लेनेट होते हैं, ध्यान से सुनना, ये होते हैं सॉलिड, है ना, ये होते हैं ठोस ग्रह। और ये होते हैं गैसियस प्लेनेट। ग्रेविटेशन के कारण दूर हैं तो गैसियस ही होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, इनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल, इनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और इनको कहा जाता है जोवियन प्लेनेट। जल्दी से नोट करेंगे, मैंने ये गलत बना दी है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये इधर आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके प्लेनेट को उठाना है और इन सबको पढ़ते जाना है। ओके, सबसे पहला प्लेनेट उठाते हैं मरकरी। अगर मैं मरकरी की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये है सूर्य के नजदीक स्थित ग्रह। है ना, सूर्य के नजदीक स्थित ग्रह है कौन सा, मरकरी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो याद रखना, इस पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। यहां पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है, आपका आंसर होगा एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। जब एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है तो याद रखना, यहां पे दिन के समय क्या होता है, हाई टेम्परेचर, और रात के समय क्या होता है, लो टेम्परेचर। दिन के समय तो होता है उच्च ताप और रात के समय होता है निम्न ताप।
आगे अगर मैं बात करूंगा, क्या इसका कोई सैटेलाइट है? कोई सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन होता है इसका 59 डेज में, और रेवोल्यूशन होता है इसका 88 दिन में। रेवोल्यूशन कितने घंटे में होता है? 88 दिन में। इसके बाद फिर आता है वीनस। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात, इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, और इसको इवनिंग स्टार कहा जाता है। इसे कहा जाता है सुबह का तारा, और कहा जाता है इसी को सांझ का तारा। अगर मैं वीनस की बात करूंगा तो इस पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। है ना? इस पर CO2 का वायुमंडल पाया जाता है। इस पर क्या होता है? CO2 का वायुमंडल पाया जाता है। ऐसी सिचुएशन में ये क्या करता है, ध्यान से समझना। ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। पता है क्यों? क्योंकि सोलर रेडिएशन तो जाता है, बट ये एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता प्रॉपर। ये है सबसे गर्म ग्रह। रोटेशन टाइम कितना है इसका? रोटेशन का मतलब समझ में आता है, इसको घूर्णन कहा जाता है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? परिक्रमण होता है। रोटेशन का मतलब होगा जैसे ये प्लेनेट है तो ऐसे यूं घूमना। ये तो उल्टा घूमता है ना, मतलब अपनी एक्सिस के अलोंग ऐसे यूं मूव करना। रेवोल्यूशन का मतलब होता है अगर ये सन है तो इसके चारों तरफ घूमना। ये अपना रोटेशन जो पूरा करता है, रोटेशन पूरा करता है 243 डेज में। रेवोल्यूशन पूरा करता है 224 डेज में। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि क्या ये इसका सैटेलाइट है, क्या इसका कोई उपग्रह है, आंसर होगा नहीं। कोई उपग्रह नहीं है इसका। नोट करो जल्दी से।
आगे बढ़े। अब सीधा आप हेडिंग डालोगे मार्स। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसको क्या कहा जाता है? हैविंग आयरन ऑक्साइड, सो कॉल्ड रेड प्लैनेट, है ना। आयरन ऑक्साइड पाई जाने के कारण लाल ग्रह कहा जाता है इसे। अब ध्यान से सुनना, इसका टिल्ट एंगल जो है, अक्षीय झुकाव, इसका जो टिल्ट एंगल या अक्षीय झुकाव है वो कितना है? 24 डिग्री। इसका जो रोटेशन टाइम है वो कितना है? 24 घंटे। दोनों ही कारण की वजह से, ध्यान से सुनना, दोनों ही कारण की वजह से क्या होता है इसमें? दोनों ही कारण की वजह से यहां पर सीजनल चेंज होता है। सीजनल चेंज या ऋतु परिवर्तन होता है। रेवोल्यूशन टाइम पूछा जाता है, इसका कितना है? क्या इसके सैटेलाइट हैं? सैटेलाइट दो हैं इसके, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। अगर मैं डीमोस की बात करूंगा तो जो डीमोस है ये है स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, है ना। ये है सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह पूरे सोलर सिस्टम का। क्या मंगल पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है? आंसर होगा पाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इस पर एक माउंटेन है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ये है हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी केवल अर्थ की ही तो है ना। इंडिया ने यहां पर अपना मिशन भेजा था जिसका नाम क्या था?
मार्स ऑर्बिटर मिशन। किसने भेजा था ये? इंडिया ने। नोट करो जल्दी से। हेडिंग डालो आप, जुपिटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। दिखता कैसा है? हल्का पीला दिखाई देता है। देखने में कैसा है ये? हल्का पीला। क्या पाया जाता है इन सराउंडिंग? रिंग्स आर फाउंड। इसके चारों ओर वलय पाई जाती है, रिंग पाई जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा जुपिटर की, तो इसके सैटेलाइट कितने हैं? 79 है, जिनमें लार्जेस्ट कौन सा है? गैनमीड। रोटेशन टाइम है इसका 9 घंटे, और रेवोल्यूशन टाइम है इसका 11.86 ईयर। इसके बाद फिर आ जाता है सैटर्न। सैटर्न की अगर मैं बात करूंगा तो इसे कहा जाता है ग्लोब ऑफ गैसेस। और गैलेक्सी लाइक प्लेनेट। गैसों का गोला। और आकाश गंगा जैसा ग्रह।
आगे अगर मैं बात करूंगा सैटर्न की जो डेंसिटी है ये है लेस देन वाटर। अच्छा ये बताओ, खुश तो हो सारे लोग, समझ पूरा आ रहा है? इस चैप्टर में कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है समझाने वाला, लिखने वाला है। जहां समझाने की जरूरत थी मैंने समझाया था, और इसके बाद फिर हम जब इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो वहां पूरा का पूरा ही समझने वाला है। मेरी बात को पॉजिटिवली लेना। घनत्व तो पानी से कम है। अब जब पानी से कम है तो सिंपल सी बात है, पानी में डूब जाएगा? नहीं डूबेगा, तैरेगा। क्या इसके सराउंडिंग में रिंग्स पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। चारों ओर वलय पाए जाते हैं। 3 प्लेनेट ऐसे हैं जिनके चारों ओर रिंग पाए जाते हैं। एक तो है आपका सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस। रोटेशन टाइम कितना है इसका? 11 आवर्स। रेवोल्यूशन टाइम कितना है इसका? 29 ईयर। सैटेलाइट कितने हैं इसके? 82। और लार्जेस्ट सैटेलाइट है इसका टाइटन। लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है इसका? सैटर्न का टाइटन। ओके। एटमॉस्फेयर है इस पर या नहीं है? तो यहां पर एटमॉस्फेयर में CO2 देखने को मिलती है और मीथेन देखने को मिलती है। समझ आ रहा है या नहीं? जितने लोग लाइव हैं एक बार कमेंट में हाँ या ना लिखो जल्दी से। और याद रखना सबसे ज्यादा सैटर्न के सैटेलाइट है, साफ दिख रहा है, 82 है। वेरी गुड, अब भी तो अच्छा लग रहा है, इतने कमेंट है एक साथ। क्या हाल कहाँ गए थे कहीं? मैं कहाँ गायब था? चलो वेरी गुड, अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है ना? सबसे ज्यादा सैटेलाइट इसी के हैं, सैटर्न के। जुपिटर हैव एटमॉस्फेयर और नॉट? केवल और केवल मरकरी और वीनस ऐसे हैं जिनका एटमॉस्फेयर नहीं है, बाकी अदर प्लेनेट का एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ओके। जुपिटर का जो है यहां भी एटमॉस्फेयर मिलेगा। अच्छा कई बार ऐसा होता है ना, ईशा नाम से कमेंट आ रहा है सैटेलाइट 62 है सर नोट्स में। मैं आपको बताना चाहूंगा कॉस्मोस से रिलेटेड लगातार रिसर्च चल रही है।
जैसे आप लोगों ने सुना होगा 2012 के आसपास के भाई मशीन का कोई बड़ी मशीन बनाई गई है, और ऐसा भी हो सकता है कि साउंड जाएगा, साउंड ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पर उच्च तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तो 2012 में वो एक्सपेरिमेंट लार्ज हेड्रोन कोलाइडर या महामशीन के प्रयोग के नाम से जाना गया था। और उस प्रयोग का उद्देश्य ये था कि ये सब बने कैसे, सूर्य कैसे बना, चंद्रमा, ये सब बने कैसे। 2012 के बाद में फिर 2022 2015 में उसको फिर से रिपीट किया गया, 2022 में, यानी 3 साल उस एक्सपेरिमेंट को किया गया। आपको अच्छे से पता है हमें पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ये तो हम अदर प्लेनेट की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये चेंज होते रहते हैं। पहले जुपिटर के सबसे ज्यादा सैटेलाइट हुआ करते थे, अब सैटर्न के ज्यादा हो गए हैं। तो नोट्स वो 1 साल पुराने, इसलिए उसमें 62 लिखा हुआ है ना। अब आपने नया लाइव बैच लिया हुआ है तो कुछ तो फायदा होगा, अपडेट करो उसको, 82 हो गए। ठीक है जी, आगे बढ़े। सर जीएस को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? जो आप पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, यही सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर नई खोज में निकल जाओगे तो फिर वास्को डिगामा हो जाओगे आप, रास्ता भटक जाओगे। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते चलो, साथ ही साथ जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले भी बताया था, टेस्टिंग ऐप पर जाकर आप उन क्वेश्चंस को जरूर लगाओ। उससे क्या होगा, आपको एक तरह से एक बेसिक आइडिया ये हो जाएगा कि भाई हम क्लास में थियरी लिखा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इस मैंने बोर्ड पर अगर 15 लाइन लिखी हुई है तो 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन वहां से 2 या 3 होंगे मैक्सिमम। तो वो कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? मतलब एक ऑथेंटिक जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो बेटर जो आपके पास मेथड होगा वो यही होगा, क्लास को कंप्लीट करो, उसके बाद क्वेश्चंस देखो कि कैसे पूछा है। ओके, चलिए। नेक्स्ट हेडिंग डालोगा यूरेनस।
हाँ जी, अर्थ के बारे में कब पढ़ाओगे? भाई साहब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरी अर्थ के बारे में पढ़ते हो आप, तो यहाँ स्पेशली पढ़ाना थोड़ी है। और जैसे ही कंप्लीट होगा ना, फिर हम क्या सोचे, क्या पढ़ेंगे हम आगे? रात दिन छोटे बड़े क्यों होते हैं और सीजनल चेंज क्यों होता है, तो वहां कंप्लीट रोटेशन, रेवोल्यूशन सब कुछ आ जाता है उसी में। आगे बात समझ में? अब देखो ध्यान से, यूरेनस के बारे में बात करते हैं। यूरेनस या अरुण, आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा कि इसका टिल्ट एंगल जो है वो सबसे ज्यादा है। टिल्ट एंगल इज वेरी हाई, अक्षीय झुकाव अधिक है। अब जब अक्षीय झुकाव अधिक होगा, मतलब देखो जैसे हमारी पृथ्वी है, तो एग्जैक्टली यूं न हो करके हमारी पृथ्वी जो है वो ऐसे यूं है, सही है। और वहीं अगर मैं इस यूरेनस की बात करूंगा, तो यूरेनस जो है वो लगभग ऐसे यूं है। तो आप ये मानकर चलो कि अक्षीय झुकाव अधिक हो गया। आगे बात समझ में? तो यही कारण है कि इसे कहा जाता है लाइंग प्लेनेट। इसे कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। आगे बात समझ में? इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। रिसर्च इस बात को कहती है कि जैसे ये प्लेनेट है, आगे बात समझ में, इसके सराउंडिंग में यहां मीथेन के क्लाउड हैं। ये क्या है? मीथेन क्लाउड। मीथेन के बादल पाए जाते हैं। मीथेन के बादल होने के कारण इसे ग्रीन प्लेनेट माना गया। ये मत कहना ग्रीन प्लेनेट हमारी अर्थ है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज्यादा है, और पानी की परछाई के कारण ही आपने साइंस में पढ़ा होगा कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। वाटर रिफ्लेक्शन होता है, बेसिकली आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसे ग्रीन प्लेनेट या हरा ग्रह माना जाता है। इसे ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। अगर आपसे रोटेशन पूछा जाता है इसका कितना है, 17 घंटे है। रेवोल्यूशन टाइम अगर पूछा जाता है इसका, तो ये है यूरेनस का है 84 ईयर। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसके सराउंडिंग में रिंग्स पाए जाते हैं? रिंग्स को मैं एक बार फिर से बता दूं। सर जी, आज मैंने आपको बस में देखा, आप कहीं जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ करियर बिल पे आ रहा था पढ़ाने के लिए, तुम्हारी क्लास लेने के लिए। सपने में मत देख लेना रोजाना। जैसे ये प्लेनेट है, तो यहां पर इस टाइप से रिंग्स पाए जाते हैं, है ना। तो इसके सराउंडिंग में जो रिंग पाए जाते हैं, उन रिंग के नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। ये 5 रिंग है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सैटेलाइट कितने हैं इसके, तो आपका आंसर होगा 27 है। और सबसे बड़ा कौन सा है इसका सैटेलाइट? सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा टिट्रॉन। ओके। एक पॉइंट और बनता है कि जो यूरेनस है इसको डिस्कवर किसने किया था, तो आपका आंसर होगा यूरेनस को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम था विलियम हर्शेल। नोट करो जल्दी से।
हाँ जी, आपको पता है जो सीपीयू रैंक 1 है वो अपनी प्लेटफॉर्म से निकला हुआ है, वीडियो देखा था आप लोगों ने? सर मैं मेरे करियर विल के हर टीचर के पढ़ाने के तरीके से इतना सेटिस्फाइड हूं कि मेरे को आप लोग ही सपने में आते हो। सिलेक्शन को भी ले ले सपने में, पता चला तुझे अगला चेक मिल जाए। जो लोग लाइव हो एक बार कमेंट में आना जल्दी से। हाँ जी, अभी वीडियो डलवाया है। रैंक 1 आया उसका, जो सीपीयू में, हरियाणा से है वो, है ना? और बेसिकली आपने पूरा वीडियो देखा भी होगा, उसमें स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए एक नई पहल है। तो क्या पता एक चेक में ही आप जितना कमाओगे उतना करियर वाला आपको गिफ्ट कर दे। और सीधा सीधा उसका उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना। बीच में ही ऐसा लगता है ना, कई बार ऐसा होता है 1 साल तैयारी की और उसको लग रहा है जी कंधे पे स्टार नहीं लग पा रहे, लाइन चेंज कर दी, कुछ भी छोड़ दिया। मतलब कहने का ये कि आप रेगुलर पढ़ाई करोगे तो सब कुछ होगा ही होगा। सर रैंक 1 वाले को ही चेक मिलेगा, सेकंड वाले को मिल जाएगा, आप सेकंड ले आओ तो। भाई आप भी जानते हो कि 1 का मतलब तो फिर 1 ही होता है ना, सेकंड तो फिर थोड़े बहुत दिन का ही होता है। क्या फायदा आप रिप्लाई नहीं देते हैं? आप जेन्युइन डाउट पूछोगे तुरंत रिप्लाई मिलेगा। अच्छा एक चीज और, जो आपको लगता हो कि जो पहल की शुरुआत हुई है अगर वो पॉजिटिव है, मतलब आपका जो रिव्यू है ना वो वीडियो पे जरूर देना कि ये सही शुरुआत है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा प्रेस नहीं मिलना चाहिए। जो भी आपका रिव्यू है एक बार उसको जरूर कमेंट करना। उससे आइडिया ये लगेगा कि हाँ बाकी में स्टूडेंट के लिए जो पहल की शुरुआत की जा रही है वो एक बेटर है या नहीं है। अच्छा, उसने अपनी डेली रूटीन नहीं बताई, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, मजाक नहीं। जब स्टूडेंट रैंक 1 लेकर आ रहा है तो उसे बतानी चाहिए। वेरी गुड। सर मेहनत जारी है, आपसे मिलना है इसलिए। मेहनत करो आप, देखो वो सब तो लगा रहता है, पैसे तो आप भी कमा लोगे, है ना? लेकिन मेन बात तो ये है ना कि हमें लाइफ में ऐसे, मतलब आप ये समझ लो कि हमें लाइफ में एक ऐसा पॉइंट तो मिलना चाहिए कि जहां पे फिर हम अपने इकोनॉमिक कंडीशन की टेंशन लेना छोड़ दें कि भाई अपने पास सब कुछ है ना? रैंक 1 पहले भी आए हैं, उनको भी दोगे ऐसे प्राइस? अरे तो रैंक 1 हमारे प्लेटफॉर्म का होगा, पढ़ा हुआ होगा, जेन्युइन होगा, जब भी तो करियर विल कदम उठाएगा। या 11 लाख रुपए ऐसे हैं कि कुछ भी उठा के पकड़ा दो किसी को भी, है ना? भाई चांस ऐसा पड़ गया कि वो रैंक 1 भी था और अपना स्टूडेंट भी था, तो उसको करियर विल ने सपोर्ट कर दिया। ओके, आगे बढ़े। चलो, यूरेनस हो गया, नेपच्यून और कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको यार टाइटेनिया करना। नेपच्यून सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसके सैटेलाइट कितने हैं? 14। रोटेशन टाइम कितना है इसका? रोटेशन टाइम है 16 आवर्स। रेवोल्यूशन आवर्स हैं इसके 164 ईयर। ठीक है, चलिए जी। अब आप लोगों से मुलाकात करूंगा मैं कल की क्लास में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जैसे शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूं
उसको और बेहतर तरीके पर मैं आपको लेकर जाऊं, है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से मैंने जो कहा है उसको फॉलो कर लोगे, आपका फायदा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर उठा के देखते रहो बीच बीच में, है ना। उसी से पता चलेगा आपको कि भाई आखिरकार कहां से क्या क्वेश्चन बन रहा है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।